वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका पूरे दिल से स्वागत है आप सबके यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। आपने झारखंड हाई कोर्ट या झारखंड सिविल कोर्ट के रिटन एग्जाम तो दे दिया। अब आगे की प्रक्रिया क्या है? आगे की प्रक्रिया है आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम और इंटरव्यूज़, है ना। तो उसके लिए किस तरह से आपको जानकारी इकट्ठा करना है। आपके इंटरव्यू में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या होगा? सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होगा आपकी जानकारी होनी चाहिए जॉब प्रोफाइल की, यानी जिस जॉब को आप करने जा रहे हैं जब तक आपको खुद से उसके बारे अच्छे से जानकारी नहीं हो कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, आपका डेली का दिनचर्या क्या होगा, आपको किस प्रकार का काम कोर्ट के अंदर करना है एज एन असिस्टेंट, तब तक आप इंटरव्यू में वो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते हैं जब तक आपको खुद अपने बारे नहीं मालूम हो, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि जिस पद के लिए आप आए हैं उस पद का प्रोफाइल क्या है, उस पद का क्राइटेरिया क्या है, उस पद में आपका जो वर्कलोड होगा वो क्या होगा, आपको किस तरह के काम का सामना करना पड़ सकता है और आप उसे किस तरह से डील करिएगा। तो जब तक आपको आपके जॉब प्रोफाइल की जानकारी नहीं होगी आप इंटरव्यू में वो कॉन्फिडेंस ला ही नहीं सकते जो कॉन्फिडेंस का वहाँ पर ज़रूरत है। बात समझ में आ गया क्या? आगे बात करते हैं। तो वेतन, आपकी सैलरी क्या होगी, इन हैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी, आपकी वेतन कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगी, उसके बारे में बात करेंगे। भत्ते, फैसिलिटीज, पर्क्स, है ना, जैसे हाउसिंग रेंट अलाउंस होता है जो आपको मकान भत्ता हो गया, या सरकार के तरफ से आपका मेडिकल भत्ता हो गया, या फिर आपको किस तरह का भत्ता मिलता है, बोनस मिलता है, बहुत तरह का आपको जो भत्ता मिलता है, महंगाई भत्ता हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसके बाद प्रमोशन की पूरी जानकारी, जैसे अभी आप क्या बनिएगा, तो अभी आप बनिएगा असिस्टेंट, उसके बाद बनिएगा सीनियर असिस्टेंट, और कहाँ तक इस पोस्ट को आप लेके जा सकते हैं, सेक्शन ऑफिसर भी बन सकते हैं और एक अधिकारी भी बन सकते हैं। इसमें प्रमोशन कितने साल में होता है और क्या क्या ज़रूरत है ताकि आपको प्रमोशन जल्दी मिल सके, वो सारी बातें हम लोग आज देखने और समझने वाले हैं। और ये सब आपको इंटरव्यू में एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। जब आप चीज़ों को अच्छे से समझ लोगे ना तो आपको इंटरव्यू के अंदर एक कॉन्फिडेंस मिलेगा इस पे बात करने का, ठीक है। ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, चाहे झारखंड हाई कोर्ट के बारे बात करें, चाहे झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट के बारे बात करें, ये रिक्रूटमेंट कर कौन रहा है? तो झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा हो रहा है, ठीक है। ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है आपका वो झारखंड सिविल कोर्ट में भी अगर हो रहा है तो भी झारखंड हाई कोर्ट ही इसको रिक्रूट करती है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो वेतन और कुल आय है, यानी आपकी अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको क्या मिलने वाला है। अगर आप सिविल कोर्ट क्लर्क और असिस्टेंट पे जा रहे हो बेटा तो आपका सैलरी होगा लेवल 4। ये सारा बात ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन से एग्जाम में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या आपको पता है आपको किस लेवल की सैलरी मिलने वाली है? तो क्या बोलिएगा नहीं मालूम, बस एग्जाम देकर के आके बैठ गए आपके सामने कुर्सी में। तो लेवल 4 की आपको सैलरी मिलने वाली है अगर आप सिविल कोर्ट में क्लर्क के असिस्टेंट लगते हैं, तो जिसकी सैलरी 25,500 से शुरू होकर 81,100 की स्केल पे जाती है। और अगर हम बात करें आपको हर महीना लगभग कितना मिलेगा, तो 40,000 रुपया से 45,000 रुपया के बीच आपको हर महीना मिलता है हाथ में, ठीक है, अभी आपको मिलेगा। वहीं अगर आप हाई कोर्ट असिस्टेंट पे सिलेक्शन लेते हैं, हाई कोर्ट असिस्टेंट पे अगर आप जॉब लेते हैं तो आपको लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। किस लेवल की सैलरी मिलेगी? लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। यानी सिविल कोर्ट में लेवल 4 की सैलरी है और हाई कोर्ट असिस्टेंट में लेवल 7 की सैलरी है। यहाँ आपको जो बेसिक अमाउंट है वो 44,900 रुपये से आपका सैलरी शुरू होता है और 1,42,400 रुपये तक इसका स्केल जाता है। अगर आप प्रति माह के बारे बात करें तो लगभग 60,000 रुपया से ऊपर 80,000 रुपया के बीच में आपको इन हैंड सैलरी हर महीना देखने को मिलती है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई बच्चे सिविल कोर्ट की तैयारी में और उनका सिलेक्शन सिविल कोर्ट में हो रहा है और हाई कोर्ट में नहीं हो रहा है तो एकदम यहाँ से आपको दुख नहीं होना चाहिए कि अरे यार हाई कोर्ट में इतना सैलरी मिल रहा है 80,000 तक और हमको मेरा 45,000 तक। किसी को 45 रुपया भी आज के डेट में नहीं मिल रहा, आपको 45,000 रुपया हर महीना मिल रहा है तो आपको दुखी होने का जरूरत नहीं है ना। आपसे अच्छे एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो बेचारे आज 45 रुपया भी दिन भर का नहीं कमा पा रहे हैं, कि नहीं, है ना। तो आज का हालात तो ये है कि कोई अगर आपको एक कप चाय भी पिला देता है ना तो 4 जगह जाकर के बताता है कि हम राहुल को 1 कप चाय पिलाए थे, उसके पास पैसा नहीं था। तो ये तो सिचुएशन है। तो आप अपना खुद का कमाई हर महीना 45,000 50,000 कमाइएगा तो ये कोई छोटी या मामूली बात नहीं है आज के समय पे, है ना। तो इसमें कभी भी आपको दुख ही नहीं होना, बस सिलेक्शन हो जाए वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिलेक्शन का अगर हम बात करें बेटा
प्रक्रिया का, तो प्रक्रिया आपको मालूम है कि सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा जो आपने दे चुके हैं, उसके बाद टाइपिंग होगा, टाइपिंग के साथ कंप्यूटर का नॉलेज भी आपका चेक होगा, यानी केवल टाइप नहीं करना है, टाइपिंग के बाद उसको फोल्डर में जाकर के सेव भी करना है, इसके बारे में हमने आपको वीडियो में बताया है। और अंत में आपका इंटरव्यू होगा जो आपका फाइनल सिलेक्शन करवाने का है ना, इंटरव्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका वेतन है ना, उस पे उसके अतिरिक्त आपको क्या मिलता है, भत्ते और सरकारी सुविधाएं आपको मिलेगी। कुछ सरकारी सुविधाएं होती हैं जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, और कुछ भत्ते है ना, कुछ फैसिलिटीज, कुछ पर्क्स। वो क्या है, आपको महंगाई भत्ता मिलता है, ड्राइंग अलाउंस है ना, क्या मिलता है, या डियरनेस अलाउंस क्या होता है बेटा, महंगाई भत्ता हर 6 महीना में बढ़ता है, हर 6 महीना में आपको महंगाई भत्ता मिलेगा बढ़ करके, और अभी लगभग 46% तक महंगाई भत्ता मिल रहा है। यहाँ से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे इंटरव्यू में, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन से आपका ज्ञान चेक करता है, आपका ज्ञान चेक कर चुका है उसने रिटर्न में, आपका टाइपिंग स्किल उसने चेक कर चुका है टाइपिंग में, अब आपके कॉन्फिडेंस को चेक करेगा और आपकी जागरूकता को चेक करेगा कि जिस परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपने इंटरव्यू में आए हैं और जिस नौकरी को आप लेने के लिए आए हैं उस नौकरी के बारे में आप कितना जानते हैं। यहाँ से सवाल बनेगा आपके इंटरव्यू में, है ना। तो महंगाई भत्ता भी लगभग कितना मिल रहा है, 46%। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके जीवन से संबंधित चीज है, इसलिए आपको ज्यादा जानकारी होना चाहिए। दूसरा बात, मकान किराया भत्ता, हाउसिंग रेंट अलाउंस, ये भी आपके वेतन में जुड़ता है। आपके शहर के हिसाब से, यानी जहां आपकी पोस्टिंग होगी उस शहर के हिसाब से 8% से 24% तक आपको मकान का किराया भी सरकार बियर करती है, सरकार देती है। यानी आपका जो भी किराया होगा उसका 8% से 24% आपको सैलरी में इंक्लूड करके सरकार आपको प्रोवाइड करती है। चिकित्सा सुविधा, मेडिकल आपको बेनिफिट है ना, का पूरा खर्च सरकार उठाती है। मेडिकल का कोई भी प्रॉब्लम आया, केवल आपका नहीं, आपके पूरे परिवार का खर्च जो इलाज का होता है वो सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है, यदि आप कोर्ट में असिस्टेंट या क्लर्क की जॉब पा लेते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पेंशन की सुविधा होती है, जब आप प्यारे से बूढ़े हो जाइएगा तो आपको पेंशन भी मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद आजीवन सुरक्षा मिलता है, सुरक्षा मिल के पेंशन आपको मिल रहा है, सुरक्षा है, इसलिए ये जॉब बहुत अच्छा है। इसलिए यहाँ पे लाखों लोगों का सपना लगा हुआ है इस जॉब के लिए, ठीक है। और ये सब मिला करके जो आपका वेतन है ना, ये सब भत्तों को मिला करके आपका वेतन बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाता है, बन जाता है। यानी वेतन आपको काफ़ी ज़्यादा हर महीना देखने को मिलेगा, ये सारी फैसिलिटीज़ को मिला करके अगर आप देखते हैं अलग से तो, ठीक है। ये भी आप समझिएगा, है ना, ये सारा फैसिलिटीज़ आपको मिलता है, ठीक है। जैसे इंटरव्यू में पूछ सकता है ना कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सर सैलरी के अलावा यहाँ पे और कुछ फैसिलिटीज़ है जो मेरा और मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करती है, इसमें एक प्रॉफिट है इस पद को ज्वाइन करके, इसलिए हम इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना। इसका जवाब तो है ना, प्रॉपर जवाब, ईमानदारी से जवाब। यानी आप ईमानदार इतना है कि आप इस सरकार के वेतन से और ये सारे बेनिफिट्स आप खुश हैं, आपको इधर उधर से पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ईमानदारी को यहाँ से साबित कर सकते हैं कि जो भी मूलभूत जरूरत है एक व्यक्ति की, वो सारी मूलभूत जो सुविधाएं हमको प्रदान कर रहा है हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट का जो पद हम ग्रहण करेंगे, वो हमको सारा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो हम अपने आप से संतुष्ट हैं इस जॉब को पा करके। सीखेंगे अभी, ये तो रफ आपको मालूम होना चाहिए, ये तो आपको नॉलेज में इजाफा करे कि आपको क्या क्या मिलेगा और इंटरव्यू में आपको से कैसे इस क्वेश्चन को संबंध रखता है। इसके अलावा हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग भी करेंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। ये आपको समझ में आया क्या? आगे देखते हैं। आपका काम, ठीक है, आपका काम आपको जानकारी होना चाहिए कि आप अगर असिस्टेंट बनते हैं कोर्ट में तो आप क्या काम करिएगा वहाँ पे, है ना। इंटरव्यूअर पूछ लेगा, ठीक है, आप असिस्टेंट के पद को क्यों पसंद करते हैं, आपका क्या, आपको सबसे अच्छा कार्य लगा, आप एज एन असिस्टेंट वहाँ पे क्या योगदान दे सकते हैं कोर्ट में। तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या योगदान दे सकते हैं, तो फिर, है ना। तो अपने योगदान को जानिए कि आप क्या क्या सेवाएं प्रदान करेंगे कोर्ट में असिस्टेंट बन करके, ठीक है। तो सबसे पहला बात, मुख्य कार्य जो आपका वर्क प्रोफाइल है, कि आप करेंगे क्या, आप केस का मैनेजमेंट देखेंगे, कोर्ट की फाइलें आप संभालेंगे, कोई भी केस आता है नया केस, उसको भी आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। कोर्ट का जो इंपॉर्टेंट फाइल होगा आपके कोर्ट का, जो आपके साथ जो जज होंगे, जो आपका कोर्ट होगा, एक कोर्ट बहुत सारे होते हैं, है ना, कचहरी में कोर्ट बहुत सारा होता है, तो उसमें जो आपका कोर्ट होगा उसमें क्या करिएगा आप
आपके कोर्ट का जो फाइल होगा उसको आप संभालिएगा, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा और ऑर्गेनाइज वे में रखना होगा। ऑर्गेनाइजिंग स्किल वहाँ पे ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा, मतलब प्रॉपर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, किस केस का फाइल कहाँ रहना चाहिए। कंप्यूटर में भी फोल्डर बनाना है तो किस फोल्डर में क्या होना चाहिए ताकि खोजने पे तुरंत आपको आसानी से मिल सके, है ना। तो ये काम आपका वहाँ पे होता है। दूसरा बात, आपको डेटा एंट्री और रिपोर्ट बनाना है। आपको क्या करना है, डेटा एंट्री करना है, रोज का काम ये रहेगा। डेटा को आपको एंट्री करना, जो भी डेटा होगा, और रिपोर्ट तैयार करना है कि जज साहब के मांगने पर आप उसको पेश कर सके, ठीक है। कंप्यूटर पर केस की जानकारी दर्ज करना होगा, जो भी नया केस आएगा। कंप्यूटर और टाइपिंग कौशल आपको आना चाहिए, इसलिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछा है ताकि आप उसको टाइप करके सेव करने जानते हैं कि नहीं। यही काम आपका डेली होगा, आपको टाइप करना है और फोल्डर में सेव करना है। ऐसा नहीं कि आपको फाइल लेकर के ये कोर्ट से वो कोर्ट घूमते रहना, वो क्लर्क का काम नहीं होता, वो प्यून का काम होता। प्यून आपके बहुत नीचे होगा, ठीक है, वो प्यून का काम होता है। कोर्ट की सुनवाई में सहयोग करना है, यानी कोर्ट का जब सुनवाई चलेगा तो आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको शो करना है, जो पेशकार होता है आपको पेशकार को देना पड़ता है, ठीक है। तो दस्तावेज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, नोट्स और रिकॉर्ड आपको संभालना होगा, प्रोफेशनल व्यवहार करना दिखाना होगा, यानी आप एज अ प्रोफेशनल लगे। ऐसा नहीं कि कोर्ट बोला कि वो वाला रिकॉर्ड खोजिए तो आप दायां बायां देखने लगे कि अरे यार रिकॉर्ड काम कहाँ रख दिए पता ही नहीं। तो प्रॉपर एक फोल्डर का आपको जानकारी होना चाहिए। अच्छा, सेक्शन ए में ये रखते हैं, सेक्शन बी में आपके पास एक डायरी भी होगी जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को नोट करके रखेंगे, एक ऑर्गेनाइज वे पे कि काम को आप जल्दी कर पाए, जल्दी दिखा पाए। ये सारा काम आपका होगा, यानी पेपर वर्क है आपका। कंप्यूटर में भी पेपर का ही काम करना है और ऐसे भी पेपर वर्क काम करना है ना, कलर का काम ही पेपर वर्क होता है, ठीक है। असिस्टेंट का मतलब होता है मदद करने वाला, तो आप कोर्ट का मददगार है, मदद करिएगा। ऑफिस का वर्क होगा लेटर बनाना, शेड्यूल सेट करना, मीटिंग्स कंडक्ट करना, फाइल मैनेज करना, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंटरव्यू लिया जा रहा है ताकि यहाँ से कम्युनिकेशन स्किल आपका चेक किया जाए, आप कितने कॉन्फिडेंस पे काम कर सकते हैं, आप कितने अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं, आप किस तरह से बात कर सकते हैं, किस तरह से अपनी बातों को समझा सकते हैं कि कौन रिकॉर्ड कहाँ है, नया केस को कैसे दर्ज करना है, कैसे नहीं करना है। आपके कम्युनिकेशन स्किल को, आपको किसी को जानकारी देना होगा, मीटिंग में कुछ बताना होगा तो आपको बताने आना चाहिए। आपके शब्दावली को, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपको बोलने के तरीके को वहाँ पे जज किया जाएगा इंटरव्यू पे, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन स्किल। और ये जादू नहीं है, आपको इसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग हम देंगे आपको, उसके लिए कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग से कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि नया नया चेहरा दिखेगा और नया चेहरा कोई छोटा मोटा रहेगा नहीं, सामने एक सीनियर पर्सन बैठे रहेंगे जो बहुत बड़े पद के अधिकारी होंगे, जज लेवल के होंगे, और वो आपसे सवाल करेंगे। तो नाम ही उसका जज है, जो जज करता है। सोच लीजिए आप किसके सामने बैठिएगा इंटरव्यू के लिए, जज के सामने, जिसका काम ही है जज करना। तो बहुत आपको सोच समझ कर इंटरव्यू की तैयारी करनी है। आपकी भूमिका क्या है, तो आप कोर्ट, जज, वकील और जनता के बीच एक ब्रिज होते हैं, एक लिंक होते हैं। किनके बीच में, कोर्ट के बीच में, जज के बीच में, वकील के बीच में और जनता के बीच में आप ही लिंक होते हैं। आपका बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, आसान काम नहीं है आपका, ठीक है। कोर्ट का सिस्टम आपकी ईमानदारी और अनुशासन पर चलता है, यानी कोर्ट का सिस्टम जो होगा वो आपकी ईमानदारी पर। अगर आप बेईमान आदमी होंगे तो आप रुख बदल सकते हैं केस का, है ना। इसलिए बहुत सोच समझ करके वहाँ पे ईमानदार व्यक्तियों को लिया जाता है। अच्छा, ईमानदारी और आपके डिसिप्लिन पर चलता है, ये शब्द याद रखिएगा। आपके ईमानदारी, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा अभी हम आपको दिखाएंगे, ये शब्द याद रखिएगा कि कोर्ट का जो सिस्टम है, यानी आपके जो ऑफिस का सिस्टम होगा वो आपकी ईमानदारी पे भी डिपेंड करेगा, आप कितने ईमानदार हैं। क्योंकि एज एन असिस्टेंट आप असिस्टेंट हैं और वहाँ पे आप लिंक हैं, आप क्या करते हैं, आप एक ब्रिज हैं, आपके ऊपर ऑफिस डिपेंड करता है। आप जो डॉक्यूमेंट शो करते हैं उस पर केस बनता है, आप जो डॉक्यूमेंट छुपा लीजिएगा वो केस को का नज़रिया बदल देगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग आपसे संपर्क करेंगे, आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जज और जनता के बीच का लिंक रहेंगे, आप कड़ी रहेंगे। आपसे बहुत सारे एडवोकेट पक्ष के विपक्ष के मिलेंगे, बात करना चाहेंगे। इसलिए आपकी ईमानदारी और आपका डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल पॉइंट होगा। इसलिए इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा यहाँ से अभी हम आपको दिखाएंगे। बस आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपकी ईमानदारी पे बात आएगी अभी, ठीक है, आगे, है ना। ये समझ गए, आपकी ईमानदारी और अनुशासन पर चलता है, आगे समझिए। इसलिए आपके ईमानदारी पे सवाल बनेगा एग्जाम में, क्वेश्चन इंटरव्यू में। कैसे बनेगा अभी हम आपको दिखाएंगे, कैसे बनता है ना, कैसे बनता है वो दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का असिस्टेंट का जब इंटरव्यू हुआ था तो कैसे उसकी ईमानदारी पे सवाल बना था कैंडिडेट का, अभी आप देखिएगा, सीखिएगा।
प्रमोशन और करियर ग्रोथ, जाहिर सी बात है इसमें प्रमोशन अच्छा है। सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट का जो वैकेंसी है उसमें प्रमोशन अच्छा होता है, ठीक है। देखिएगा उन्नति का कार्यक्रम, अभी आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप असिस्टेंट रहिएगा, एक क्लर्क रहिएगा, फिर आप सीनियर असिस्टेंट होते हैं। सीनियर असिस्टेंट जब आप बनिएगा ना तो ये प्रमोशन होने में कम से कम 2 साल लगता है। लेकिन अगर आप बहुत तेज है, बहुत ईमानदार है, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है और आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो 1 साल में आप बन सकते हैं क्या, सीनियर असिस्टेंट, 1 साल में, ठीक है। 1 साल में भी प्रमोशन हो जाता है अगर आप में वो एक्स फैक्टर दिख गया कि हाँ यह लड़का बहुत काबिल है, लड़का बहुत होनहार है, इसको तो प्रमोशन मिलना चाहिए, है ना, तब आप बन सकते हैं सीनियर असिस्टेंट। वरना 2 साल से ज़्यादा लग जाता है लोगों को बनने में। लेकिन अगर ज़्यादा बुद्धिमान है, आप केवल एक मौका की तलाश में कि एक मौका मिले उसके बाद तुम दिखा देंगे कि हम क्या हैं, तो आप 1 साल के अंदर ही बन सकते हैं सीनियर असिस्टेंट। उसके बाद आप ASO बनते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। उसके बाद आप सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, जो बहुत लोगों का सपना होता है ना, बहुत लोगों का सपना तो ASO भी होता है बनने का। उसके बाद सेक्शन ऑफिसर बनते हैं और अंत में आप प्रशासनिक अधिकारी भी बन सकते हैं और यहाँ तक भी आप पहुँच सकते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एक प्रशासनिक अधिकारी तक भी आपका पोस्ट बढ़ सकता है। तो मजाक नहीं है यहाँ पे ज्वाइनिंग होना, अगर हो गया तो समझिए कि किस्मत बदलने का मौका मिल गया। समय 2 से 5 साल के सेवा के बाद प्रमोशन का मौका मिलता है, जो अभी हमने आपको बताया। लेकिन आप असिस्टेंट क्लर्क से सीनियर क्लर्क आप बन सकते हैं 1 साल के अंदर, अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा तो, ठीक है। अच्छा, किस पे प्रमोशन मिलेगा आपको, प्रमोशन कैसे मिलेगा, तो अच्छा काम, आपको काम करके दिखाना होगा ज़बरदस्त, आपका अनुभव आप कितना लेते हैं कोर्ट के अंदर, विभाग की सिफारिश, यानी आपका डिपार्टमेंट ही आपके लिए सिफारिश करे कि ये बंदा टैलेंटेड है यार, इसको प्रमोट करो, है ना, आपका जो विभाग है वो आपको सिफारिश करता है, तो इससे आप उन्नति आपको मिल जाता है, यानी सबसे आपको बना करके रखना पड़ता है। अब बात इंटरव्यू की तैयारी, ये अगली क्लास में ज़बरदस्त खुलासा करेंगे कि इंटरव्यू आपको किस तरह से एक बार में क्रैक करना है, कैसे एक जज सामने वाले पैनल को लगे कि जो बंदा अंदर आ रहा है यही है सही चॉइस, इसी को सेलेक्ट करना है, वरना अच्छा कैंडिडेट मेरे हाथ से मिस हो जाएगा। ऐसा आपके इंटरव्यू का पैनल को लगना चाहिए कि आपको अगर सिलेक्ट नहीं किया तो उनका लॉस है, आपका लॉस नहीं है। तो इस तरह से कैसे सिलेक्शन की तैयारी करना है इंटरव्यू का, एक प्रॉपर इसका वर्कशॉप होगा जिसको हम लोग करेंगे। 2-3 मिनट के वीडियो पे तो ये हो ही नहीं सकता, लेकिन मोटा मोटी बात समझा देते हैं कि इंटरव्यू निकालना, इंटरव्यू क्रैक करना कला भी है और साइंस भी है ना, इसके पीछे साइंस भी लगता है, इसके पीछे कला भी लगता है। ऐसे नहीं कि 5 क्वेश्चन जीके का रट के चले गए और जा करके बैठ गए और सोचे कि इंटरव्यू निकल गए। गेट के अंदर जैसे आप अपियर होइएगा, गेट के अंदर जैसे आप बोलिएगा मे आई कम इन सर, वहीं पे लगना चाहिए कि कोई रॉकी भाई आ गया, ठीक है। मतलब इंटरव्यूअर जो पैनल है उसको लगना चाहिए कि हाँ यार बंदा दमदार कोई अंदर आ रहा है। पहला इंप्रेशन बेस्ट इंप्रेशन होना चाहिए, उसका लास्ट इंप्रेशन नहीं होना चाहिए, उसका बेस्ट इंप्रेशन होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी योर बेस्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो जैसे आप अंदर आते हैं परमिशन लेकर के कि मे आई कम इन सर, उसको देखते ही साथ यानी आपकी पर्सनालिटी उस तरह की झलके, उसे कोई मतलब नहीं है कि आप गोरे हैं, सावले हैं, नाटे हैं, ऊंचे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, ना। पर्सनालिटी आपकी ऐसी दिखनी चाहिए कि उसको एक बार में लगे कि बहुत ब्रिलियंट आदमी अंदर आ रहा है, बहुत काबिल आदमी अंदर आ रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो वो ड्रेस सेंस एक माहौल बनाता है, ड्रेस सेंस एक माहौल बनाता है, वो ड्रेस सेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन पे, ठीक है। तो सबके बारे में बात होगी अच्छे से। कोई इंटरव्यू में सिर्फ आपके ज्ञान की नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास, व्यवहार और सोचने की क्षमता की भी परख होती है। आपका ज्ञान देख लिया उसने, आपको टाइपिंग भी करवा लिया, फोल्डर सेव भी करवा लिया, आपसे एग्जाम भी ले लिया, आपका ज्ञान देख लिया उसने, अब आपको देखेगा। आपका ज्ञान देख लिया कोर्ट ने, ज्ञान को देखने के बाद ही आप इंटरव्यू तक पहुंचे। अब आपको देखेगा कि केवल ज्ञान के साथ साथ आपके पास और नॉलेज है कि नहीं। जैसे एक आदमी के पास क्रिकेटिंग की बहुत ज़बरदस्त नॉलेज होती है, उसको मालूम होता है कि अरे यार ये शॉट खेलना चाहिए, ये शॉट सही है, ये शॉट गलत है, बैटिंग ऐसे करना चाहिए, बॉलिंग ऐसे करना चाहिए, नॉलेज बहुत है उसके पास। लेकिन प्रैक्टिकली उसको देखना भी पड़ेगा कि इसको खेलने आता है कि खाली प्रॉपर नॉलेज है। खेलने आना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको जज किया जाएगा। आपके नॉलेज का जजमेंट तो 2 बार हो गया, टाइपिंग में भी हो गया, फोल्डिंग सेव करने में भी हो गया, रिटर्न में भी हो गया। अब आपकी जानकारी होगी कि आप कितना आत्मविश्वास वाले हैं, आपको कितना कॉन्फिडेंस है, आपका पर्सनालिटी कैसा, आपका व्यवहार कैसा है,
और आपका सोचने का क्षमता कैसा है, आप किस तरह से चीज़ों को सोचते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको डेली कुछ ना कुछ ऑफर मिलेगा, डेली किसी न किसी तरह के केस में आप इन्वॉल्व रहिएगा एज एन ऑफिसर, तो आप उसको देख करके किस तरह से सोचते हैं, आप उसमें कितना डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं, वो सारा कुछ है ना। आपकी पर्सनालिटी कैसा है, आप किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करते हैं। अगर आप ऑफिसर बन गए तो आम जनता जो परेशान आएगी, आप एक बैलेंस बना के रखते हैं कि नहीं, या तो उसको अपने कुर्सी में बैठा देते हैं, क्या बहुत परेशान हो तुम, आज से मेरा पद संभाल लो, या फिर आप एकदम उससे अकड़ करके उसके दुर्व्यवहार कर लेते हैं, या एक जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको बना करके चलते हैं। वो सारा चीज़ आपको वहाँ पे जज किया जाएगा, ठीक है। आपके व्यवहार को देखा जाएगा, आपके आत्मविश्वास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका आत्मविश्वास कितना है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है कि आप असिस्टेंट के पोस्ट के लिए, आप कोर्ट के कलर के पद के लिए आप सच में उस लायक है भी या नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस को चेक करेगा। अगर हाँ हूँ सॉरी ये सब होने लगा वहाँ पे, तो फिर समझ जाएगा कोर्ट कि आप उस लायक नहीं है, क्योंकि जज को चाहिए एकदम कॉन्फिडेंट बंदा, ठीक है। याद रखिएगा, कुछ ऐसे रहस्यपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब किताबों में नहीं मिलता। बिल्कुल आपको किताब से उलट कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे वहां देखने को, जो आपके दिल और दिमाग से रिलेट करेगा। उस तरह का क्वेश्चन किताब में नहीं मिलता। किताब से हट करके किताब का जवाब आपने दे दिया रिटर्न में, अब सवाल कैसा बनेगा देखिए, बल्कि दिमाग और दिल दोनों से देना पड़ता है। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जिसमें आपका दिमाग और दिल वहां पे दोनों काम करेगा, और ये चीज़ हम लोग सीखेंगे अपने इंटरव्यू के वर्कशॉप पे, ठीक है। क्या होता है बेटा कि अगर आपको किसी केस में सवाल कैसे पूछेगा, देखिए सवाल कैसे पूछेगा कि अगर आपको किसी केस में अपने करीबी को दोषी साबित करना पड़े तो आप क्या करेंगे। पूछ देगा कि आपका बहुत करीबी है, आपका बहुत प्रिय है, अब उस पर दोष लग गया है, उस पर दोष लग गया है, कोर्ट पे ये केस आ चुका है, आप असिस्टेंट है, आपके पास सारा फाइल आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे। यहाँ पे दिल और दिमाग दोनों की लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। दिमाग बोलेगा कि ईमानदारी के साथ रहना, दिल बोलेगा कि तेरा अपना भाई है, तेरा अपना बहन है, तेरा पापा है, तेरा माँ है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल का जवाब कैसे बनेगा, यही स्किल हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे क्या जवाब देना है, ठीक है। दूसरी बात, आप न्याय और कानून में क्या फर्क मानते हैं, लीजिए क्वेश्चन है ना। आप न्याय यानी लॉ और न्याय यानी जस्टिस और लॉ यानी कानून में क्या फर्क मानते हैं। इस तरह के क्वेश्चन तुरंत आपको एकदम अटेम्प्ट करना और क्या जवाब देना है, आप आगे हम लोग इसके वर्कशॉप पे बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, है ना, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा आगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ समझ जाइए कि एक प्रारूप हम आपको बता रहे हैं कि इंटरव्यू में आपको किस तरह की चीज़ों का सामना करना है, पहले ही से तैयार रहिए, ठीक है, पहले ही से तैयार रहिए, है ना। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले असली सवाल होंगे, जो रियल क्वेश्चंस होंगे, जो आपकी किताबों से नहीं होंगे, और जो हर बार उस तरह के पैटर्न पे पूछे जाते हैं, उसका प्रभावशाली जवाब कैसे दे, स्मार्ट आंसर होना चाहिए, और सामने वाले को सुन के लगे कि आपने बहुत ऑनेस्ट आंसर दिया, और इस तरह से इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना है कि बंदा बहुत स्मार्ट है यार, क्या जवाब दे रहा है, ठीक है। जवाब कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, जवाब देने के लिए प्रैक्टिस की नॉलेज, प्रैक्टिस होना चाहिए, और आपको उसकी तैयारी करके जाना चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यूअर सवाल पूछेगा वो भी तैयारी करके आएगा कि इंटरव्यू में सवाल किस तरह का पूछना है। आपको तैयारी करके आना है कि इंटरव्यू में जवाब किस तरह से देना है। जवाब ऐसा देना है दिल और दिमाग के कंपोजिशन को मिक्स करके कि सामने वाले पैनल को लगे बहुत स्मार्ट बंदा आया है जो सामने बैठा हुआ है, जो जवाब दे रहा है। इंप्रेस करना, हर एक आंसर में एक छाप छोड़ देनी है आपकी, ताकि उसके दिमाग, एक होता है ना, हम लोग हजारों लोगों से मिलते हैं, लेकिन आपके जीवन में एक दो आदमी जरूर ऐसा आया होगा जो कुछ ना कुछ ऐसा बात बताया होगा या ऐसा काम किया होगा कि आज तक आपके दिमाग में वो आदमी छाप छोड़ दिया है। किसी भी एक्सप्रेशन पे, चाहे हंसी मजाक पे, चाहे गुस्सा पे, चाहे कोई बात आपको ज्ञान का बता करके, कि कभी भी आप चार आदमी से बात करते हैं तो उस आदमी का याद आ जाता है या उस आदमी का चर्चा आप जरूर करते हैं। वैसा इंप्रेशन, एक मौका मिल रहा है यार, इसको मिस मत करना, वैसा इंप्रेशन आपके दिमाग में, उनके दिमाग में आपको डालना है कि आप उसके दिमाग में बस जाए। आपके गेट के बाहर निकलने के बाद भी वो आपस में बात करे कि इसको मिस नहीं करना चाहिए, लड़का बहुत दमदार है, ये कोर्ट में अच्छा काम करके देगा, ठीक है। इस तरह से आपका बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका है ना, ये ये बहुत प्रभाव डालता है आपका बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे बैठते हैं, ठीक है। जैसे मैं आई कम इन सर, इस तरह से आ रहे हैं, या दोनों पॉकेट में हाथ डाल के आ रहे हैं,
या ऐसे आ रहे हैं, या इस तरह से स्लीव्स को फोल्ड किए हुए हैं, या पूरा खोले हुए हैं, कॉलर को पूरा खोले हुए हैं, शर्ट है या कॉलर है, विदाउट कॉलर है, कैप है, विदाउट कैप है, स्पेक्टिकल्स है, गॉगल्स है, वॉच है तो चेन वाला वॉच है या बेल्ट वाला वॉच है, पेन है तो किस तरह से पेन पॉकेट में रखे हुए, रिज्यूमे है तो किस तरह से अपना रिज्यूमे पकड़े हुए हैं, कुछ फाइल है आपके हाथ में तो फाइल को कैसे पकड़े हुए, सीना से लगा करके, हाथ में नीचे करके, हैंड को फोल्ड करके, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में, बैठना है तो किधर से बैठना है, उठना है तो किधर से उठना है, उनको किस तरह से ग्रीट करना है। आपके बारे में पूछा गया, अपने बारे में कुछ बताओ, तो आपने शुरू तुरंत किया माय नेम इज एबीसीडी, सिलेक्शन नहीं होगा वहाँ पे। आपको सबसे पहले उनको थैंक यू करना है कि आपने मुझे इस तरह का इस लायक समझा कि आपने मुझसे पूछा कि मेरे बारे बताना है, उसके बाद अपने बारे बताने के लिए अपना कैरेक्टर स्केच आगे बयान करना है। तो आपको बोलने का, बात करने का, ग्रीट करने का तरीका एकदम अच्छे से तैयारी करके जाना है, ठीक है। यहाँ से आपके बॉडी लैंग्वेज को चेक करेगा। बॉडी लैंग्वेज जैसे बॉडी लैंग्वेज तो क्या है ना बेटा, यही आपका मिजाज बनाएगा इंटरव्यूअर का, यही माइंड उनका सेट करेगा किस लड़का को आगे पूछना है, तो सिलेक्शन के लिए पूछना है कि रिजेक्शन के लिए पूछना है। जैसे आप अंदर आइएगा, सर मैं आई कम इन, जैसे आप अंदर आते हैं, ठीक है, वहीं से आपका बॉडी लैंग्वेज को चेक करेगा। अब वहां से वो माइंड सेट कर लेगा, माइंड सेट कर लेगा कि आपको रिजेक्ट करने के लिए सवाल पूछना है या सेलेक्ट करने के लिए सवाल पूछता है। होता है ना कि देख करके किसी आदमी को अच्छा लगा, देख करके अरे यार इसको सेलेक्ट नहीं करना, ये बहुत खराब दिख रहा है, इसका चाल चलन, पर्सनालिटी, पहने ओढ़ने का तरीका हमको पसंद नहीं आया। लेकिन एक डिसेंट आदमी आएगा, बाल रंग दिया लाल पीला हरा ब्लू और बोल रहा है सर हम कोर्ट में आएंगे, जज उसको पसंद नहीं करेगा। जज बहुत डिसिप्लिन प्रॉपर वे पे एक सोबर आदमी को पसंद करता है, एकदम सोबर होना चाहिए, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आपके बैठने का तरीका, आपके देखने का तरीका और आपके बोलने का तरीका, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपका दिखा क्या क्या, आपका मन तो दिखेगा नहीं, आपका दिल तो दिखेगा नहीं, आप कैसे बैठते हैं, पहला चीज उसमें नंबर मिला। आप कैसे बोले, आप कैसे देखें, सॉरी, बैठने के बाद आपने देखा कैसे, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, बात करते हैं, मान लीजिए ए बात कर रहा है तो आप ए को देख रहे हैं या बी को देख रहे हैं, जब बी बात कर रहा है तो आप किस तरह से ए से हटा करके नजर को बी को देख रहे हैं, फिर सी बात कर रहा है तो किस तरह से बी को नजर हटा करके सी को देख रहे हैं। आई कांटेक्ट मार्क्स मिला। उसके बाद आपके बोलने का तरीका, उस पर आपको मार्क्स मिला। आपके उठ के जाने का तरीका, उस पर आपको मार्क्स मिला, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा, आत्मविश्वास, ये तीनों चीज़ आपके कॉन्फिडेंस पे ही तो डिपेंड है। आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे देख रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं। भाई 2 फीट की दूरी में एक पतला सा कुर्सी में आपको बैठा देगा, 2 फीट 3 फीट की दूरी में, 4 फीट मान लेते हैं, 4 फीट की दूरी में एक पैनल बैठा हुआ जो आपको सिर से पैर तक नाप रहा है, जज कर रहा है, तो थोड़ा तो कॉन्फिडेंस हिलेगा ना। वहीं पे अपने आप को संभालना है, वहीं पे अपने जज्बात पे काबू रखना है, ठीक है, संयम पकड़ करके रखना है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का कुछ ट्रिक है। घबराहट को कैसे दूर करें, वहाँ पे घबराहट होगा, पहली बार इंटरव्यू दीजिएगा तो थोड़ा सांस फूलेगा, सर ऐसे ऐसे होगा, तो उस तरह से कैसे अपने कॉन्फिडेंस को, घबराहट को कंट्रोल करना, ताकि सामने वाले को लगे नहीं कि आप घबरा रहे हैं, सामने वाले को लगे अरे बंदा तो बड़ा कूल है, भले आप कूल नहीं है, आपका अंदर से हालत खराब हो रहा है, लेकिन दिखना कि अरे यार हमको कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यू तो हमारे लिए बायां हाथ का खेल है, पूछे ना क्या पूछेगा, ऐसा लगना चाहिए, ठीक है। तो घबराहट को कंट्रोल करना है और हर सवाल का जवाब मुस्कुरा के देना। मुस्कुराने और हंसने में फ़र्क होता है। जैसे पूछा आपका नाम क्या, हा मेरा नाम, तो ये हंस दिए, ख़त्म कहानी। मुस्कुराने में रोना भी नहीं है, हल्का सा स्माइल करते हुए, चेहरा पे हल्का स्माइल होना चाहिए, ताकि देखने वाले को थोड़ा लगे कि हाँ बंदा थोड़ा हंसमुख मिजाज का है, तो आराम से काम करेगा, वर्कलोड को समझेगा और उसके बाद आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। यूनिफॉर्म, ये बार बार बात होता है ना, यूनिफॉर्म आपको कैसा पहनना है। एंड फर्स्ट इंप्रेशन ट्रिक, यूनिफॉर्म पहला प्रभावी और सबसे बड़ा प्रभाव होता है, पहला प्रभाव ही सबसे बड़ा प्रभाव होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, जो अभी हमने आपको बोला था, है ना, कि आपको किस तरह का यूनिफॉर्म, आपको गेटअप कैसा लेना है, आपको बाल कैसा झाड़ना है, हेयर को कैसे ड्रेस करना है ना, स्लीव्स को कैसे रखना है, जूता कैसा होना चाहिए, जूता पैर का जो पैंट का मोहरी होता है वो कैसा होना चाहिए, बेल्ट दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, बेल्ट अगर दिख रहा है तो बेल्ट कैसा होना चाहिए, लड़की अगर आप है तो लड़की का प्रॉपर ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, कोर्ट के असिस्टेंट के एग्जाम के लिए आपको क्या पहनना, साड़ी पहनना तो कैसे पहनना, सलवार सूट पहनना तो कैसे पहनना है, ड्रेसअप तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ तो सबसे पहले आपका दिखेगा ना, अंदर जब आ रहे हैं आप एग्जाम के हॉल पे इंटरव्यू देने के लिए, तो जज आपको जब देख रहे हैं तो सिर से पैर तक आपको देख रहे हैं, और वहाँ से उन्होंने अपना माइंड बनाया
कि इसको सेलेक्ट करने वाला क्वेश्चन पूछना या रिजेक्ट करने वाला क्वेश्चन पूछना, वहां से वो माइंड बनाएंगे आपको देखते हुए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। कौन से रंग के कपड़े पहनना शुभ और प्रोफेशनल लगता है? आपको कौन सा रंग का कपड़ा पहन करके जाना चाहिए और किस पे आप एकदम प्रोफेशनल लगिएगा कि हाँ, देखते ही साथ लगेगा कि बंदा काम को वो। आज जो ड्रेस कोड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको एक डिलीवरी बॉय जो होता है ना, डिलीवरी बॉय, वो भी ड्रेस कोड में दिखता है, ठीक है। जो बेचारा 8,000 10,000 रुपये का काम करता है, दिन भर मजदूरी करता है, डिलीवरी बॉय जोमेटो पे या अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्विगी पे, कहीं पर भी उसका भी ड्रेस कोड होता है, क्योंकि ड्रेस कोड से एक प्रोफेशनलिज्म झलकता है। तो इंटरव्यू जब आप देने जाइएगा तो आपको प्रॉपर ड्रेस कोड में जाना है, कोर्ट के ड्रेस कोड में। ऐसा नहीं कि वकील बन के चल जाइए, वकील बन के आपको नहीं जाना है। कोर्ट के एम्प्लॉय का जो ड्रेस कोड होता है प्रॉपर, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या पहन के जाना है, कैसे पहन के जाना है, ठीक है। आपका जो फेस कॉम्प्लेक्शन होगा, आप किस तरह के दिखते हैं, उस पर भी बात होगा पर्सनली, है ना, कि किस तरह से आप में क्या जचता है, क्या नहीं जचता है। अगर आप ऐसा नहीं कि लाल जचता है तो आप लाल लाल पहन के शर्ट वहाँ पहुँच गए तो अजीब दिखिएगा, है ना। मतलब एक सोबर कलर होना चाहिए। वाइट भी पहन करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या स्मॉल चेक्स जो होता है, छोटा चेक्स, वो भी पहन करके जा सकते हैं, उस पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस तरह से फाइल को आपको हैंडल करना, फाइल अगर आप पकड़े हो तो किस तरह से पकड़ना है, रेज्यूमे लेकर के जा रहे हैं तो रेज्यूमे आपको किस तरह से पकड़ना है, आपको ड्रेस जो पहनना है वो ड्रेस आपको किस तरह से बॉडी पे कैरी करके जाना है कि आप एकदम लगे कि प्रोफेशनल बंदा है और पक्का एकदम सिलेक्टिंग के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट है, एकदम सिलेक्शन के लिए डिजर्व कैंडिडेट है, इसको सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसा पैनल का मिजाज बन जाए आपको देखते ही, है ना। रेज्यूमे खतरनाक चीज़ है। आपका रेज्यूमे, आपका सीवी, आप जो रिज्यूमे अपना तैयार करते हैं, आप जो अपने बारे, अपने बायोडाटा में आप पैनल को बताते हैं, वहाँ से क्वेश्चन अराइज होगा। आपका बैकग्राउंड, आपके नाम का मीनिंग, आपके जगह से, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से, आपके डेट ऑफ बर्थ से, आपके पापा के प्रोफेशन से, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस से, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस से, तो इसके बारे हम आपको पर्सनली बताएंगे। हम आपसे पर्सनली पूछेंगे, व्हाट्सएप पे या किसी भी तरह से माध्यम से हम आपसे जुड़ेंगे। हम पूछेंगे कि अपना रिज्यूमे भेजो तुम हमको, आप हमको बताइएगा, अपने डिटेल्स भेजिएगा, उस पर हम आपको बता देंगे। और मेरे साथ टीम है जो काम करती है, और मेरे साथ जो टीम है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट में जॉब में एम्प्लॉय है कहीं ना कहीं, जो कहीं ना कहीं इंटरव्यू फेस की हुई है, वो आपको बता देगी, वो टीम आपको बताएगी कि आपके रिज्यूमे से क्या क्या सवाल बनता हुआ नज़र आ रहा है और इसका आपको किस तरह से जवाब हैंडल करना है, ठीक है। वो हम लोग बात करेंगे। आपका बाल, आपका जूता, आपका चेहरा का एक्सप्रेशन, आपका हाव भाव चेक करेगा, आपका चेहरा। आप आसमान तो नहीं ताकते हैं किसी क्वेश्चन के ऊपर, कुछ पूछा जाता है हाँ ऐसे तो नहीं करते, मन करेगा वैसे करने का, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल करना है ना, सारी बातें, ठीक है। कैसे रखे ताकि पहली नज़र में ही इंटरव्यूअर बोले, यानी ऐसा तैयारी करना है, इस तरह से गेटअप लेना है, इस तरह से अपना कॉन्फिडेंस शो करना है, इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। यहाँ आप अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं भैया, आज आपका खरीद और बेच का पारी है, आप बिकते हैं, आपका मूल्य लगता है कि नहीं लगता है सरकार के नज़र में, वो है। और इस तरह से कोशिश हम करेंगे कि आपका इंटरव्यू का तैयारी हो कि उसके मुंह से निकले कि वाह व्हाट एन इम्प्रेसिव कैंडिडेट, कितना शानदार बंदा है यार, इसका तो सिलेक्शन हम करके ही रहेंगे। आपस में पैनल बात कर ले आपके लिए, तब तो मज़ा है ना, तब है मज़ा, ठीक है। आगे बात करते हो बेटा, देखिए समझिएगा बात। हम लोग अगले क्लास में ये सारी बातें जो आपको बताए हैं, इसका कुछ सीक्रेट है, इसका कुछ ट्रिक है जो आपको पता चलेगा, ठीक है। मिस करिएगा तो मिस कर दीजिएगा, आपकी मर्जी है। बल आप सीखना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ताकि आपसे एक शानदार मौका है, ये आपसे चूके नहीं, ठीक है। तो सीक्रेट ट्रिक कुछ बताएंगे आपको कि इंटरव्यू में कैसे आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, कैसे जवाब देना है, कैसे सुनना है। मतलब अगर कोई इंटरव्यूअर बात कर रहा है तो उसके बातों को कैसे सुनना है और कैसे सर को नॉड करना है ताकि उसको लगे कि हाँ हाँ मेरा बंदा जो है सामने वाला हमको सीरियसली सुन रहा है ना। ऐसे पुतला की तरह नहीं बैठना है, बल्कि थोड़ा हल्का नॉड करना, बहुत ज़्यादा सिर को ऊपर नीचे नहीं करना है कि लगे कि गर्दन में स्प्रिंग लग गया है ना। तो एक बैलेंस वे में, एक यूनिफॉर्म वे में आपको किस तरह से काम वहाँ पे करना है, अपने आप को दिखाना है कि हम बहुत मतलब सिंसियर बंदे हैं इस जॉब के लिए, ठीक है, वो सारा चीज़ें। और आपको कहे लास्ट में वो एक्सीलेंट मैन यू आर सेलेक्टेड, क्या मज़ा आएगा नहीं, ये बात हो गया। तो तैयार रहिए, अगले क्लास में क्या होगा,
कोर्ट इंटरव्यू मास्टर क्लास, यानी कोर्ट के इंटरव्यू का किस तरह कोर्ट में आपको इंटरव्यू फेस करना है उसके मास्टर क्लास को करेंगे। बॉडी लैंग्वेज पे बात करेंगे, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंस को अपने कैसे दर्शाएंगे, आपका ड्रेस सेंस कैसा होगा, आपको किस तरह से कपड़े पहन करके जाना है, सारी बातें हम लोग करेंगे, है ना। और कोशिश करेंगे कि सिलेक्शन आपका पक्का हो जाए, इंटरव्यू में आपको मार्क्स मिल जाए, इंटरव्यूअर आपका पैनल आपसे खुश हो जाए, है ना, क्योंकि कांटे की टक्कर है, बहुत लोग इस नौकरी के पीछे हैं, तो आपको ये बात को समझना होगा, ठीक है। अगर आप सच में इस नौकरी को पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। कमेंट में लिखना है आपको आई एम रेडी। अगर आप आई एम रेडी लिखते हैं तो हमको पता चलेगा कि आप इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, इंटरव्यू का जो रहस्य है, जो हिडन ट्रिक्स एंड टिप्स है, वो आप लेने के लिए इंटरेस्टेड है, तो हम इसका वीडियो जल्द से जल्द, हो सकता है कल ही लेके आ जाएंगे। अगर आप कमेंट में मेरे को बताते हैं, अपना फीडबैक देते हैं कि हाँ सर हम रेडी हैं, आई एम रेडी, आप मेरे को इसके बारे में बता दीजिए। और आपका जो अपना चैनल जो आपके लिए ही काम करता है, एम्प्लॉयमेंट क्लास, यानी ये वाला चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली इंटरव्यू का क्लास आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि लाखों बच्चे हैं जो इसके इंतजार में है, अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने पहले जीवन में कभी इंटरव्यू दिया है और आपका रिजेक्शन हुआ है तो ये भी पता चलेगा कि आपका रिजेक्शन किस लिए हुआ था, आपको खुद इस बात का अनुभव हो जाएगा। और आपने कभी भी जीवन में इंटरव्यू नहीं दिया है, पहली बार इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, तो ऐसा सामने वाले को लगना ही नहीं चाहिए कि आप एकदम फ्रेशर हैं, उसको लगना चाहिए कि बंदा तो एक्सपीरियंस होल्डर है, बंदा आराम से यहाँ काम कर लेगा। और अगर फ्रेशर भी है लेकिन कॉन्फिडेंस इसका बहुत स्काई हाई है, ये ऐसा ही कॉन्फिडेंट बंदा हमको चाहिए जो आराम से किसी भी केस में इन्फ्लुएंस नहीं हो जाए, कि आराम से किसी भी केस के मामला में बहक नहीं जाए या कोई वकील इसको अपने दबाव पे नहीं ले आए। इसका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो कि किसी भी वकील के, किसी भी दूसरे आदमी के दबाव पे ये काम कभी नहीं करे, कोर्ट के अनुशासन पे ही काम करे, ठीक है। मिलते हैं एक अगले क्लास में। याद रखिए दोस्तों, इंटरव्यू निकालने के लिए कला नहीं है, कला के साथ साथ साइंस भी है, उस साइंस और आर्ट्स के साथ कॉम्बाइन कीजिएगा और उसको ले करके चलिएगा, तो यकीन मानिए 100% इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं, उसके लिए जय हिंद, जय भारत, इस दुआओं के साथ कि आप सब अपने जीवन में सफल हों, सब कोई कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले।